आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं श्रुति राजपूत। और ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करने के बाद हमारी पहली वीडियो है। बाकी सभी इंजीनियर्स की तरह मैं इंजीनियरिंग छोड़ करके सारा कुछ कर रही हूँ। तो मेरा दूर दूर तक कुछ ताल्लुक नहीं है मैं जो अभी कर रही हूँ, बट क्या आपका सबसे बड़ा सपोर्ट और मोटिवेशन सोर्स रहा है? अरे रोद हो गया अब। इस समय पे बहुत सारा ऐसे जगल चल रहा था, कभी छत पर जा करके करते थे, कभी कैसे करते थे, पता नहीं मैंने कैसे वो टाइम काटा है। हर सेल पे आपका 20% डिडक्ट होता है, उसके बाद आप प्रॉफिट बना रहे हो। हर ट्रांजैक्शन पे पेपाल आपका फीस काट रहा है, उसके बाद आप ले रहे हो, और इसके बाद बैंक अकाउंट में आता है तो एसबीआई भी आपका हर ट्रांजैक्शन पे थोड़ा कुछ तो अमाउंट काटता है, उसके बाद भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो भाई आप मान हो फिर। तो लाइक अभी कितना हो जाता है रफली? कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं, रफली कितना हो जाता है? तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं श्रुति राजपूत, जो कि प्रोडक्ट डिजाइनर हैं, कैनवा डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, और इनके खुद 3-3 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके बारे में ये सब कुछ बताएंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करने के बाद हमारी पहली वीडियो है। तो इसको अपना प्यार लुटाना मत भूलना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम श्रुति, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें, ऑल्दो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको जानते ही होंगे ये। एंड उसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन हो, ये आप ध्यान रखना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है और मैंने अभी हाल ही में अपना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट किया है। सो बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, और बाकी सभी इंजीनियर्स की तरह मैं इंजीनियरिंग छोड़ करके सारा कुछ कर रही हूँ। तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड यही रहा है। ट्वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो मैं मैथ साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, और मैंने कोडिंग सीखी हुई है, तो मैं सी प्लस प्लस का नॉलेज रखती हूँ। तो मेरा दूर दूर तक कुछ ताल्लुक नहीं है मैं जो अभी कर रही हूँ, बट यही मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग graphic designing, product designing, video editing, running an agency, managing my content, and I'm being a content creator. That's all. ओके। सो श्रुति, आप ऐसे कितने इंजीनियर से मिले हो जो अपना डोमेन छोड़ के कुछ अलग काम कर रहे हैं? मतलब मेरे दोस्त तो सारे ऐसे ही हैं। मतलब ज्यादातर ऐसे ही होता है, इंजीनियर्स जो होते हैं, मतलब जो बहुत सारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग में ही जाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ अलग ही कर रहे होते हैं। तो ये चीज पहले सुनी थी, बट अब नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, सो यस। ये नहीं, मैं ये बात इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। Okay, I met one more. ओके। सो अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? ये आइडिया मेरे दिमाग में मैं जब ट्वेल्थ में थी तभी आ गया था कि ऐसा कुछ होता है। ये नहीं आया था कि मुझे ट्राई करना है, ऐसे कुछ होता है, एटलीस्ट जो एक्सपोजर होता है इस चीज़ के लिए वो मिल गया था। और उस टाइम पे तो यूट्यूब चैनल, मतलब जब मैं 10th 11th 12th ये वाले सीरीज में थी, तो हमारे घर में एक ही एंड्रॉयड फोन था। मतलब वो एरा था, मतलब कि फोन्स आ रहे हैं बड़े बड़े, जियो नहीं जी इतने बड़े बड़े स्क्रीन वाले। सो उस एरा की बात कर रहे हैं हम। उसके पहले तो ऐसा कुछ था नहीं कि इतने सारे स्क्रीन टच वाला, मतलब बहुत क्रेज था उस टाइम। तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, बट ये अभी अभी ही बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है ये रहा। मतलब मेरे भाई बहन तो बहुत ज्यादा, अब सबके पास फोन है। जो चीज मुझे ट्वेल्थ के बाद मिली उनको 10th में मिल गई या 8th में मिल गई है। तो ये वाले एरा में ही मुझे एक चैनल था अमन दत्तरवाल भैया का, तब मैंने इनकाउंटर किया। भैया ने एक सीरीज चालू करी कि भाई फ्रीलांसिंग क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो हम तो 12वीं में थे, हम तो भैया का फिजिक्स कैसे पढ़े और केमिस्ट्री कैसे पढ़े, उसके उसके वीडियोस देखती थी मैं, कि कैसे क्या कर लूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑल्दो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन जेई, बट पापा ने दिलवाया था। उसके बाद भी मुझे जाना नहीं था, पर कुछ भी हो गया, चलो जाने दो उसको, वो अलग कहानी है। तो इस तरीके से मेरा इनकाउंटर हुआ कि भाई ठीक है ये फ्रीलांसिंग होती है, पर ट्राई नहीं किया मैंने उस टाइम पे, क्योंकि मेरा ट्वेल्थ था, ऑब्वियसली मेरा मेजर फोकस था कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें हम। ओके। सो फिर कॉलेज में जाके बस कहा अब तो आजाद पंछी हूँ मैं, अब इंजॉय करना चाहिए फ्रीलांसिंग। ऐसा कुछ नहीं है मेरा दिमाग में, मैं बताऊं, मेरी तो किस्मत प्रभु ने लिखी है। मैंने ऐसे कुछ सोचा भी नहीं था कि मुझे करना है फ्रीलांसिंग। सेकेंड ईयर में जब सेकेंड ईयर में आई ही थी, तब कोविड लग गया था। तो फिर क्या था, घर आ गए थे, तो घर पे किसी को कुछ काम नहीं था भाई। तो मैं कहाँ का कुछ वो इंसान। तो मैंने ऐसे ही धोखे धड़ाके में फिर वही वीडियो कि मेरे होम स्क्रीन पे आई, मतलब यार ये तो मैंने देखी हुई है यार, मतलब देखते हैं। फिर मैंने भैया के चैनल को छोड़ करके सारे चैनल्स देखे, क्योंकि उसके भैया का ऑब्वियसली एजुकेशनल कंटेंट था थोड़ा उस टाइम पे। तो फिर मैंने और देखा, तो कुछ इतना कुछ खास मिला नहीं उस टाइम पे फ्रीलांसिंग के बारे में, क्योंकि ये मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, ये कोविड के बाद से ही ज्यादा फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग होना शुरू हुआ है। मतलब इसके बाद इसका इतना कुछ वो नहीं था। तो फिर इसके बाद मैंने थोड़े ब्लॉग्स ब्लॉग्स पढ़े, फिर मैंने देखा और क्या होता है, फिर कुछ
फॉरेन यूट्यूब चैनल थे जहाँ पर कि वही सबको स्टार्टिंग होता है ना, नो स्किल्स, क्योंकि नो स्किल, कोई स्किल नहीं है तब भी आप पैसे कमा सकते हो। मतलब ये कैसे हो रहा है, तो उस चीज से करते 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 पता चला कि आखिर में स्किल सीखनी पड़ती है, नो स्किल जैसा कुछ है नहीं उतना खास। तो फिर धीरे धीरे अंदर घुसे फ्रीलांसिंग के, तो वो एक्सपोजर ऐसे ऐसे इंटरेस्ट आया, मतलब जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। ओके। सो अभी कुछ समय पहले भी मैंने एक गेस्ट को इनवाइट किया था, आंचल, थंबनेल डिजाइनर है वो, और उनकी जर्नी भी ऐसी रही है कि उन्होंने भी अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी जो है अमन दत्तरवाल के वीडियो को देख के ही स्टार्ट करी है। और हाँ। लाइक लाइक इनफैक्ट हम बहुत से फ्रीलांसर्स भी देखे जानते होंगे, मिले होंगे आप भी, मैं भी मिला हूँ, इनफैक्ट मैं भी उसी सीरीज के बाद से ही फ्रीलांसिंग के बारे में जाना हूँ। राइट। और कोविड के बाद ही फ्रीलांसिंग, आपने सही बोला कि थोड़ा बूम पे आया है, लोगों को पता चला कि ऐसा भी हम्म। कुछ होता है, वरना तो पहले जॉब या बिजनेस, यही दो चीजें थी। उसके बाद धीमे धीमे शुरू हुआ है। तो श्रुति, अगर हम बात करें आपके सर्विसेज के बारे में, तो वो क्या क्या है? मेरी मेरी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। अभी मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर नहीं कर रही हूँ, बट इंटर्नशिप की मेरे हैं हालात अभी बन रहे हैं, तो वो अलग चीज़ हो गई। अभी सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो मैं डिजाइनिंग की ही सर्विसेज ऑफर करती हूँ। मैं वेबसाइट्स पे, आपने देखा होगा, अभी मुझे हाल ही में ऑर्डर मिला है, इसलिए मेरे दिमाग में सबसे पहले वेबसाइट ही आया। तो वेबसाइट के जो बैनर्स होते हैं, जैसे शॉपिफाई का वेबसाइट है, तो किस तरीके का बैनर होगा, किस तरीके की प्रोडक्ट इमेजेस होंगी, तो ये अभी मुझे बड़ा सा ऑर्डर मिला है, तो मैंने सोचा इसको पहले बता दूँ। एक अच्छी नीश है जिसमें कंपटीशन उतना नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिकली कोई वेबसाइट्स के लिए नहीं ही प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा नीच हो सकता है जिसपे कि कंपटीशन कम होगा। दूसरा, मेरे डिजिटल प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारे करती हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ उसके लिए। डिजिटल प्रोडक्ट्स मैं बेचती हूँ वो बात अलग है, बट मेरे डिजिटल प्रोडक्ट्स क्लाइंट्स के लिए मैं बनाने में भी हेल्प करती हूँ। तो इट्स इंक्लूड डिजाइनिंग, लेआउट, टाइप सेटिंग, ये सारी चीज़ें। तो मल्टीपल स्किल्स इन्वॉल्व रहती हैं उसमें, बट कोर स्किल जो है डिजाइनिंग रहती है कई बार, क्योंकि कवर्स वगैरह आपको डिजाइन करने होते हैं। तो ये स्किल्स हैं। इसके अलावा केडीपी के लिए मैं काफ़ी सारा काम करती हूँ, तो केडीपी से रिलेटेड जो लो कंटेंट बुक्स हैं, मीडियम कंटेंट बुक्स हैं, इनफैक्ट हाई कंटेंट बुक्स भी हैं, तो वो भी मैं डिज़ाइन करती हूँ, बनाती हूँ, कवर्स, ये सारा कुछ, इंटीरियर इंटीरियर। इसके अलावा मैं और क्या करती हूँ, मैं कराउजल, मेरा सोशल मीडिया ग्राफिक्स का स्टार्टिंग में काफ़ी वो सीन रहा है, तो मैं सोशल मीडिया ग्राफिक्स काफ़ी सारे प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं सोशल मीडिया के डिज़ाइंस काफ़ी बनाए हुए हैं। और कराउजल डिज़ाइनिंग इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट निशेस, ऑल्दो उसमें मैंने अभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं किए हैं, बट हाँ कुछ ऑर्डर्स किए हुए हैं और वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग इज़ माई फेवरेट एरिया। या। ओके, सोशल मीडिया डिजाइनिंग। ओके। सो श्रुति, अभी आपने हाल ही में एक वीडियो एडिटर का पोस्ट डाला था, जो कि आपने फिर लिंक्डइन पे पोर्ट्रे किया कि ये वायरल पोस्ट है मेरा, ऐसे करके, राइट? तो वो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने बिजनेस पर्पज से हायर करा था? दोनों के लिए हायर किया था। एक्चुअली सीन क्या है, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी बार ऐसे हो जाता है, थोड़ा हेट हेट टाइप का, कि नहीं आता है या ये है वो है, तो मुझे पेन पॉइंट मेरी ऑडियंस का यही समझ में आया था कि सबको प्रोफेशनल्स चाहिए आज के डेट में, जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 साल का हो, पर जो इंसान स्टार्ट कर रहा है उसके पास तो नहीं ही होता है। और मैं खुद उस फेज से भी गई हूं, तो मैंने वो पोस्ट स्पेसिफिकली इसलिए निकाली थी कि जो सीखना चाहता है, क्योंकि मैं खुद भी, मेरे इतने साल तक मैंने वीडियो एडिटिंग की है, तो थोड़ा तो कुछ आता ही होगा तो वो चीज़ें भी सीख पाई हूँ, और मैंने सोचा कि जो मेरे साथ रहेगा उसको सिखा भी दूंगी, वो फिर आगे चल करके उसको भी हो जाएगा कि यार एक यूट्यूबर के साथ काम किया तो उनको भी आगे रेफरल्स मिलने में आसानी होगी। तो वो माइंडसेट के साथ मैंने 15,000 रुपये महीने का इंटर्नशिप निकाला, और उस पर 500 550 लोगों ने अप्लाई किया, बट स्टिल देयर वाज क्रिटिसिज्म कि 15,000 रुपये में तुम हायर कर रहे हो। मैंने बोला हायर नहीं कर रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ एंड देयर विल बी 8 वीडियोज ओनली, और मैंने हमारे एडिटर्स को भी बोल रखा है देयर विल बी नो रिविजन, हम ग्रेजुअली एक एक वीडियो के साथ इंप्रूव करेंगे, और हर वीडियो के बाद या पहले जब भी वो आपको दिया जाएगा उसके बाद हम पहले एक मीटिंग करेंगे, क्या कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे एडिटिंग की जाती है, टॉकिंग हेड वीडियोस का क्या सीन होता है। सो देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग। आप सिर्फ वही देख रहे हो कि मैं कितना दे रही हूँ, मैं अपना टाइम भी तो दे रही हूँ, एंड आई एम नॉट चार्जिंग फॉर दैट, आई एम राइट। गिविंग इट, लाइक मैं अपने पैसे दे रही हूँ। सो वही है, जिसको बुरा देखना तो वो बुरा ही देखता है। तो अ बैड एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बट मैंने कुछ अच्छे लोग हायर किए हैं जो कि काफी इंटरेस्टेड हैं। 2 लोगों को हायर किया है, एक वैकेंसी थी, बट स्टिल अप्रोच पे डिपेंड करता है, तो फिर अल्टीमेटली मैंने 2 हायर कर ही लिया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है 2 लोगों का हायर करते हैं, तो आई हायर 2 वीडियो एडिटर्स। ओके। सो अभी आपने वर्क स्टार्ट कर दिया है या अभी आप करने वाले हाँ, अभी इसके पहले ही मैंने मीटिंग ली थी उनके साथ, हो? और यस। ओके। सो श्रुति, अगर हम लाइक आपकी पूरी जर्नी के बारे में बात करें अभी तक की, जब से आपने स्टार्ट किया था, आई गेस 2020 और हाँ, ट्वेंटी 21, नाइनटी हाँ हाँ 20। 2021, यही मान लीजिए आप, और 24 चल रहा है इस समय, तो लाइक इन 2 3 4 साल में क्या आपका सबसे बड़ा सपोर्ट और मोटिवेशन सोर्स रहा है? मेरा मोटिवेशन सोर्स तो मेरी फैमिली ही रही है। क्या मतलब,
पैसे कमाना, मैं बताऊं, मुझे जरूरी कभी ऐसे लगा नहीं कि बहुत पैसे कमाने हैं, क्या ऐसा कुछ करना है अलग ही सा। मुझे 10th 12th में मैं काफी स्ट्रेस लेती थी कि मुझे 10,000 की भी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। ऑल्दो पढ़ाई में आप अच्छे हो सब है, बट दिमाग में आता है ना कि ये होगा नहीं होगा वो होगा। टिपिकल 20 years ओल्ड के जो जनरेशन के बच्चे होते हैं उनके साथ होता है। तो उस सीन से निकल करके फिर यहाँ तक आने की जर्नी में सबसे बड़ा कांस्टेंट मोटिवेशन मेरे पापा ही रहे हैं। मतलब वो कुछ मुझे दिला देते हैं ना, मुझे टेंशन आ जाती है सिर पे कि क्यों दिला दिया मुझे, अब मैं क्या करूंगी। तो मैं जब 10th में थी, मेरे पापा ने देखा कि मैं फोन से वीडियोस देख रही हूँ, तो उन्होंने लैपटॉप दिला दिया। अब वो लैपटॉप नहीं होगा तो 75-85 thousand का था उस टाइम पे, आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, तो 7 साल पहले। तो वो मतलब इंसान की उतनी सैलरी नहीं है, और उससे ज्यादा का उसने तुम्हारे लिए खर्चा कर दिया। तो मैं तो जब तक उसको दिन में 2 बार खोलूं नहीं, तो मेरा तो सिर ही दुखने लगता था कि मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक तो मांगा नहीं, ऊपर से सामने वाले ने कर दिया। अब बहुत स्ट्रेस आता है कि क्यों पापा, क्यों कर दिया है आपने, अब मैं क्या करूं। मतलब एक तरीके से सिर पे बोझ आ जाता है कि यार, निस्वार्थ भाव से सामने वाला सिर्फ मैं अच्छा कर पाऊं उसके लिए इतना कर रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ। तो वहां से वो शुरू से ही रहा है। और मतलब देख के ही लगता है कि मेरे पेरेंट्स भी काफी स्ट्रगल करते हैं बीइंग अ गर्ल। मतलब हम जिस मैं राजपूत हूँ, हमारे यहाँ में लड़कियों का थोड़ा अलग सीन रहता है वैसे। तो ऐसे ट्रीटमेंट थोड़ा सा मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, दोनों ने थोड़ा रानियों वाला ट्रीटमेंट दिया है। तो अब हम रिटर्न में उनको लगना तो चाहिए ना कि रानी के माँ बाप हैं, तो फिर वो कैसे लग पाएगा। पैसा ही नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाओगे। अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहती हूँ, पर समझ में आया कि ये पैसे के बिना हो नहीं सकती है। मैंने आज से कुछ साल पहले मैनिफेस्ट की थी ये चीज कि मेरे मम्मी पापा की जब 25th मैरिज एनिवर्सरी रहेगी, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए एक बढ़िया हॉल बुक करूँ। मेरे पापा के जो बचपन के दोस्त हैं, और जो मेरी मम्मी थी, तो मतलब उस उनकी शादी जल्दी हो गई थी, 19-20 साल में हो गई थी उस टाइम पे। तो क्या समझ रहती है 19 से 20 साल की बच्ची, और वो पापा भी 21-22 साल के होंगे, बच्चे ही थे यार दोनों। तो मुझे ये लगता है वो अपनी जिंदगी जी नहीं पाए, जिम्मेदारियां पहले आ गई, और फिर हम लोगों की उसमें परवरिश में उन्होंने अपने सारे ख्वाब मार लिए सिर्फ मेरे लिए, मेरे भाई बहन के लिए। तो वो पॉइंट है कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, और ये एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी होता है। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज को कि वो तो माँ बाप है, उनका फर्ज है। ऐसा नहीं होता, सबके माँ बाप नहीं करते हैं। हम लकी है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता उनका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मुझे तो ये चीज शुरू से ही है, मुझे बहुत टेंशन आता है फिर अगर मेरे साथ कुछ ज्यादा अच्छा कर दिया ना मेरे मम्मी पापा ने, फिर मुझे बहुत टेंशन आता है कि क्यों कर रहे हो। मैंने तो कुछ किया भी नहीं अभी तक, मैं तो कुछ दे ही नहीं पा रही हूँ, मैंने आपके लिए अभी तक क्या किया है। तो वो जो मैनिफेस्टेशन है अभी ये 28 अप्रैल को वो सच हुआ। मैंने मेरे होस्ट की पार्टी, मेरे पापा मम्मी के लिए, मेरे पापा के बचपन के दोस्त, मतलब उनसे वो कितने सालों से नहीं मिले, सारे आए। और वो बहुत खुश थे, बहुत ओवरवेल्म थे उस दिन। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनकी आंखों में खुशी दिख रही थी कि उनको एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा प्लान होगा, ऐसे होगा। मेरी मम्मी को हमने एकदम दुल्हन की तरह तैयार किया। उनने शादी में लहंगा नहीं पहना था, तो लहंगा दोबारा आएगा। तो मतलब सारी चीजें जो है फिर वर्थ इट हो जाती है, आपकी मेहनत आपका सब कुछ। तो यही चीज है कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। राइट। नहीं नहीं, ये आपकी मैनिफेस्टेशन वाली बात मुझे पहले तो मैं नहीं मानता था, बट लाइक 23rd Feb 2024 को मुझे भी ये चीज रियलाइज हुई, क्योंकि जब मैं 2019 में अपने कॉलेज जा रहा था तो मैंने भी सेम चीज मैनिफेस्ट करी थी कि 25th एनिवर्सरी जो होगी मेरे पेरेंट्स की, वो उसका पूरा स्पॉन्सरशिप, चाहे टूर हो चाहे कुछ भी हो, वो मैं करूंगा। एंड लाइक मैंने करा वो चीज। तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आंख में दिखती है वो चीज। राइट बिल्कुल राइट। दिखती है। सोचना होता है उसके बारे में कि हम ऐसा कुछ करेंगे। वो हाँ। मत सोचो कि होगा नहीं होगा, वो बात की बात है। सोचो, राइट तो सोचने में यूनिवर्स अगर वो अच्छी चीज है तो वो आपकी हेल्प करते हैं। भगवान तो बैठे ही हुए हैं कि नहीं यार अच्छा सोच रहे हैं, और आप दूसरों के लिए सोच रहे हो, अपने राइट लिए राइट। नहीं, तो फिर तो चालू करो। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब एक नियत अच्छी रखो, काम अच्छे से करो, लाइक होगी वो चीज़ होगी। राइट। सो होती है। हमने अपने मोटिवेशन के बारे में बात करी, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपके मम्मी पापा का कमेंट इस वीडियो पे आएगा जब ये अपलोड होगी। हाँ, पापा का तो आएगा तो उसको पता है। ओके। तो मैं वेट करूंगा उस कमेंट का। एंड उसके बाद अगर हम आपके चैलेंजेस के बारे में बात करें, तो वो क्या रहा है अब हम्म। तक? अरे रोद हो गया अब। मेरे चैलेंजेस बहुत ही दुख भरी दास्तां भी रही है कुछ कुछ। कहाँ से ही शुरू करूँ।
देखो, कॉलेज में जब हम थे ना, तो वहां पर मैंने फ्रीलांसिंग, मतलब कॉलेज में हो नहीं पाता है काम, और आप फिर पढ़ाई भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत कंटेंट भी डालते रहते हो। ऑल्दो महीने के 4 वीडियोस जाते थे, बट कंसिस्टेंटली डालना, फिर खुद ही एडिटर, खुद ही थंबनेल डिजाइनर, खुद ही एसईओ, सब कुछ आप खुद कर रहे हो। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क जो जाता है पीछे। और उस टाइम पे मेरी स्थिति नहीं है कि मैं एक टीम भी हायर करूं, और मतलब मेरे दिमाग 100 जगह बटा हुआ है। फिर थेसिस भी लिख रहे हो, आप अपना प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, तो पढ़ाई छोड़ थोड़ी ना सकते हो, वो तो करनी पड़ेगी। तो इस समय पे बहुत सारा ऐसे जगल चल रहा था। तो मैं क्या करती थी ना, संडे के दिन जब दोपहर में सब सो जाते थे, तब मैं शूट करती थी हमारे कमरे में, या मेरे दोस्तों को भगा देती थी, जो मेरे 3 रूममेट थे, कि भाई तुम बाहर जाओ, मेरे को शूट करना है वो। तो वो बोलते थे मैं कुछ नहीं करेंगे हम, तो मतलब तू कर ले, हम हल्ला नहीं करेंगे, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो एक एक चीज को 100 100 बार बोलना पड़ता है, रिकॉर्ड करना, यही स्ट्रगल है और क्या है। इसके बाद हमारे यहाँ पे, क्योंकि मेरा लाइटिंग का सेटअप नहीं था, मैंने अपना एक एक इतना बड़ा दीवार था, मैंने सिर्फ उस पे स्टिकर्स और पोस्टर्स लगा करके उसको रेडी किया हुआ था। कुछ मैंने बनाए थे, कुछ ऑलरेडी पिंटरेस्ट से थे, कुछ वैसे डाउनलोड करके। अब मेरे पुराने वीडियोस जिनने देखे होंगे उनको पता होगा। तो आप उसमें सिर्फ दिन में शूट कर सकते हो, उसका भी स्पेसिफिक टाइम है, जब उस खिड़की से इस पोजीशन में ऐसी लाइट आती है, इस तरीके से। इसके अलावा आप करोगे तो आपके वीडियो पे लाइट नहीं आएगी, आपके दोस्त हल्ला करेंगे। तो मतलब वो सिर्फ आपके पास इतना स्पेसिफिक टाइम है, और आपको महीने भर का कंटेंट शूट करना है, तो कर लो, और फिर एडिट भी करो और सब करो। तो वो एक वो चीज हो गई। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जंगल में हमारी यूनिवर्सिटी है एक तरीके से, ज्यादातर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे रायपुर वाली भी है, तो वो भी आप मतलब, नहीं रायपुर वाली बस सिटी में, जैसे जबलपुर वाली भी है, तो वो आउटर में है, तो सारे आउटर्स में होते हैं। और ज्यादातर जो स्कूल्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, यहाँ पर बूट कैंप बनवाए जाते हैं, तो राउटर मतलब वो लगाए जाते हैं, जिससे कि कनेक्शंस, इंटरनेट कनेक्शन को एक तरीके से रोका जाता है। समझ रहे हो ना मैं हाँ भावना? हाँ, राइट तो राइट। इसी कारण वहां पे नेटवर्क की इतनी इशू, मतलब बहुत इशू था। तो मैं उस समय, हालांकि मेरे पास जियो फाइबर था, छोटा वाला डोंगल जो होता है, हम्म। वो था मेरे पास, पर वो भी काम नहीं करता था। तो उसका टाइम है, अब रात में आपका नेट जो चलना शुरू होगा, रात में 12:30 कुछ तो भी बजे से ढंग से चलेगा, कि आपकी फाइल जो इतनी बड़ी बड़ी फाइल है, 4 4 5 5 6 6 GB की, वो आपको भेजने तो दो जरा, तो उसमें टाइम लगता है। तो 2:30, मतलब रात में 1 1:30 बजे से सुबह 4 बजे तक का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसी टाइम पे वो चलता था भाई। तो ये जागना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि आपको वो काम करना है। तो मेरे राइट क्लाइंट्स के वर्क मैंने बहुत लिमिटेड कर दिए थे, कि मैं इतने इतने ही लूंगी, और इतने तो मेरा गुजारा चल जाएगा, मेरा कॉलेज का फीस निकल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर मतलब थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप भी मिलता था, क्योंकि हम एनटीएस का स्कॉलरशिप मिलता था, मतलब नेशनल टैलेंट सर्च का। राइट। तो उससे स्कॉलरशिप मिलता था। तो मतलब उतनी कोई इश्यू नहीं थे, पर जितना और एक्स्ट्रा आपको खर्चा करना है, पार्टी करनी है, दोस्तों को देना है, या कुछ भी ऐसा करना है अपना अपना वाला, तो उसके लिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना, स्टाइल मारने के लिए। तो उस चीज के लिए फिर मैंने कमाने का सोचा था। तो मैं लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेती थी, और वही मेरा स्ट्रगल था, कि मैं रात में मैनेज करती थी, कभी छत पर जा करके करते थे, कभी कैसे करते थे, पता नहीं मैंने कैसे वो टाइम काटा है। बट वो हो गया है, मैंने बहुत मुश्किल से मेरे ऑर्डर्स, बहुत मुश्किल से मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, वो 2.5 साल कंटिन्यू की है, जब मैं कॉलेज में रही हूँ, बहुत ही मुश्किल से। तो और ऊपर से आप घर से जाते हो, तो कंफर्ट जोन से जाने के बाद वहां पे सब एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत दिक्कत जाती है। तो यही है मेरी मुश्किलात थोड़ी सी। ओके, सो बेसिकली कंटेंट शूट करने में ही आपका मेजर इशू रहा है, राइट? नहीं है, ऑर्डर्स कंप्लीट करने में भी बहुत इशू रहा है। ओके ओके। सो श्रुति, अगर लाइक आपको आज से 3 साल पहले जाने का मौका मिले, जब आप एकदम बिगिनर हो, तो कुछ ऐसा रिग्रेट हम्म। है, कुछ ऐसा मिस्टेक या कोई ऐसी रिग्रेट, कोई ऐसी बात जो आप उससे बोलोगे कि श्रुति ये मत करना, ताकि तुम आगे जाके तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए? ऐसा कुछ रिग्रेट याद आता अरे बहुत सारे हैं, पर मैं एक है? बताती हूँ। मैं खुद को बोलूंगी कि श्रुतिराज को थोड़ा सीरियस हो जाओ। ये जो तुम चीजें कर रहे हो, ये तुम मजे मजे में जरूर कर रहे हो, बट काफी हद तक तुम्हें आगे लेकर के जाएंगे। तुम 4 वीडियोस डाल रही हो, महीने के 8 डालना शुरू कर दो। ऑर्डर्स जो तुम सिर्फ फाइवर पे हो, तो अब पे भी चले जाओ, लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग बनाना स्टार्ट कर दो, पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। इंस्टाग्राम को थोड़ा सीरियसली ले लो, और टीम हायर कर लो। तो इतनी एडवाइस तो मैं खुद को दे करके आती, अगर मैं होती तो, कि तुम्हारा अगर, मतलब उस समय पे मैं 50,000 भी अगर कमा रही थी महीने का, आज से 3 साल पहले, तो मैं उसको बोलती कि यार एटलीस्ट 35,000 इन्वेस्ट करो अपने खुद के ग्रोथ के लिए। तो अगर मैं कर रही होती, तो आज 3 साल बाद मैं कहाँ की कहाँ होती। तो उस चीज के लिए जरूर मैं बोलती अपने आप को कि भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा करो, अच्छा रहेगा। राइट। नहीं नहीं, वो सब चीजें तो है, होती ही हैं कि लाइक आपको कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाती हैं आपसे। आप विद द एक्सपीरियंस ही सीखते हो वो चीजें। हम्म। ओके। तो श्रुति, आप क्लाइंट्स कैसे बनाते हो? लाइक जब आप बिगनर थे, फ्रीलांसर एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, और अब हम्म। इन दो प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंस आया है अभी?
बहुत डिफरेंस आ गया है। मतलब पहले भी मैं क्लाइंट्स नहीं लेती थी, अपने आप आ जाते थे, अभी भी क्लाइंट्स अपने आप आ जाते हैं। तो सीन ऐसा है कि मैंने फाइवर से स्टार्ट किया है, और स्टार्टिंग में मैंने बोला मेरे बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैं ऑर्डर्स लेती थी, क्योंकि मुझे पता है मैं इतने ही कर पाऊंगी, इतने की गुंजाइश है मेरे उसमें भी, और सिस्टम वगैरह का भी थोड़ा सा इशू था। तो उतना करना है और इतने से इतना पैसा आ जाएगा, बाकी सबको मैं मना कर देती कि भाई नहीं करना है काम। और बाकी जो कुछ कुछ मेरे रिपीटेटिव बायर्स होते थे उनका तो फिर लेना ही पड़ता था कि यार अब आप जिनके साथ रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हो तो उनसे लेना पड़ता है। तो वो उस चीज़ के लिए करती थी मैं। तो फाइवर मेरा मेन सोर्स रहा है हमेशा से क्लाइंट्स के लिए। इनिशियली उसने ऑल्दो उतना अच्छा काम नहीं किया था मेरे लिए, बट जब से वो रोलिंग पे आया है मैंने एक क्लाइंट बाहर का लेने की मैंने मतलब ज़रूरत नहीं समझी। हर सेल पे आपका 20% डिडक्ट होता है, उसके बाद आप प्रॉफिट बना रहे हो। हर ट्रांजैक्शन पे पेपाल आपका फीस काट रहा है, उसके बाद आप ले रहे हो, और इसके बाद बैंक अकाउंट में आता है तो एसबीआई भी आपका हर ट्रांजैक्शन पे थोड़ा कुछ तो अमाउंट काटता है, उसके बाद भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो भाई आप मानो फिर। तो वो सीन हो गया है। और अब एक चीज जो चेंज हुई है ओवर द इयर्स वो यही हुई है, क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे भी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए स्टार्ट किया है। मेरे यूट्यूब पे भी मैं कुछ वीडियोस डालती हूँ जिसमें कि मैंने एक आधा अपना डिजाइन कैसे बनाया है उसका ट्यूटोरियल शेयर कर दिया है। तो मेरे पास ऑफलाइन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर आते हैं इंडियन क्लाइंट्स के, कि आप हमारे लिए, हमारा XYZ बिजनेस है, आप इसके लिए पोस्टर्स डिजाइन कर दो, इसके लिए बैनर्स डिजाइन कर दो, फ्लायर्स डिजाइन कर दो, या मतलब इस तरीके काफी लोगों ने ऑफलाइन अप्रोच किया है। बट मैंने नहीं काम किया है ऑब्वियसली। मैं उन लोगों के मतलब फाइवर पे मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। उसका कारण भी यही है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं रखा। तो अभी 50-50% एडवांस मांगने में मेरे को शर्म लगती है कि अब मैंने काम शुरू नहीं किया है मैं मांगने लग जाऊँ पहले से पैसा पैसा, सामने वाला मुझे अजीब ही समझेगा। पर वो जरूरी भी है क्योंकि सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, राइट। राइट। तो ये चीज मेरे नेचर के थोड़े से अपोजिट है, तो मैंने दूसरा वे तैयार किया। बट अगर आप कर लेते हो और आप बहुत ऐसे हो तो फिर जाओ, फिर बिंदास वो करो। काफी सारे लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की जगह डायरेक्ट पिचिंग पे प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट हमारी एजेंसी के लिए हम लोग जो है डायरेक्ट पिच करते हैं और उसके बाद उनसे अपफ्रंट पेमेंट ले लेते हैं। तो दिक्कत नहीं जाती है, क्योंकि दो लोग हैं ना, मैं कभी ही नहीं मांगती पैसे सामने से, मेरी आदत ही नहीं है, और मुझसे मांगे भी नहीं जाएंगे, मुझसे मैसेज नहीं लिखा जाएगा। तो ये मेरे लिए काम ही नहीं करता, शुरू से ही नहीं करता। तो वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अलावा मेरे पास कोई और उपाय ही नहीं था। इनफैक्ट लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग भी अच्छा है, क्योंकि क्लाइंट सामने से बोल देता है कि आपका प्रोसेस क्या है, तो मैं उसको एक शीट भेज देती हूँ कि भाई ये प्रोसेस है। और उसके बाद फिर वो खुद ही अपना पेपाल का अकाउंट और ये वो बताने के लिए बोलता है, तो फिर अपन बता दो, पर मैं नहीं बोल सकती हूँ। ऐसा वाला सीन था। तो मैंने तो यही चेंज आया है थोड़ा सा, बस। ओके। सो आपकी एजेंसी की बात करें तो एजेंसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारी ऑडियंस को। लाइक क्या है, कैसे, कितने हाँ, कितने मेंबर्स वगैरह हैं उसमें? कोई ज्यादा मेंबर्स नहीं है। अभी हाल ही में हमने स्टार्ट की है एजेंसी, एंड मैंने पहले चैलेंज चैलेंज में ऐसे मजे मजे में स्टार्ट किया था। मतलब हमारे चैनल पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बोलते हैं दीदी ऐसे नहीं होता है, क्लाइंट नहीं मिलते हैं, आपका ये है आपका वो है इसलिए आपको मिल रहे हैं, मतलब XYZ बहाने और ये और वो। तो मैंने कहा ठीक है अब हम क्लाइंट लेके आएंगे स्क्रैच से। तो एक अननोन आइडेंटिटी, मेरा फाइवर फ्रीलांसर सब छोड़ छाड़ के मैं कोल्ड पिचिंग, जो कि मेरा एरिया नहीं है, स्टिल आई ट्राइड। और विद इन 7 days आई क्लोज टू हाई पेइंग क्लाइंट्स। लाइक मैं एक $1200 पर मंथ का था, और एक और इंसान था, वो ऑब्वियसली वो कन्वर्ट नहीं हुआ, बट मैंने एक क्लाइंट कन्वर्ट कर लिया था। तो वो जो 7 दिन की जर्नी है मैंने पूरी डॉक्यूमेंट की, तो वहां से एजेंसी की जर्नी स्टार्ट हुई। तब मुझे समझ में आया कि यार ये दिस इज समथिंग की पॉसिबल है, और मेरा प्रॉफिट भी बनेगा। और जो और लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, मैं उनको पकड़ पकड़ के काम दे दूंगी कि भाई लो रख लो इसको, काम तुम कर लो। तो जो ऑब्वियसली बीच में जो पैसा आता है और क्लोजिंग और ये सारी चीजें मैनेजमेंट का, वो अपना होता है, प्रॉफिट होता है, वो काफी ज्यादा होता है। मतलब आप अगर फ्रीलांसर हो तो एजेंसी वाले थोड़े ज्यादा पैसे बना लेते हैं। तो ये सिनेरियो था, और ये करते करते मैंने एक क्लाइंट के साथ शुरू किया था, फिर उसको छोड़ दिया क्योंकि मेरा चैलेंज खत्म हो गया था। मैंने बोला हो गया है ठीक है, मैंने उसके 2-3 ही वीडियोस करवा के दिए थे। मैंने बोला ठीक है मेरी तबीयत खराब है, ऐसे ऐसे करके मैंने मना मना कर दिया। उसके बाद फिर हमने दोबारा एक और चैलेंज किया मेरे दोस्त के साथ। तो फिर हमने दोबारा एक क्लाइंट लूज कर लिया, तो अब वो क्लाइंट आ गया, तो अब मुझे मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं उसको भगाऊं भगाऊं। तो मैंने बोला ठीक है इसके साथ काम करेंगे। तो वो क्लाइंट है अभी, और उसी के बेसिस पे फिर मैं कोलैबोरेट किया हमने, फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है अपन इसको बढ़ाएंगे। फिर थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, कुल मिला के इसके अराउंड ही है हमारा चैनल, मतलब हमारी एजेंसी पूरी। तो हम यही ऑफर करते हैं, और इसके अराउंड ही काम चल रहा है। ओके। सो ये जो आपने बोला कि आप जैसे खुद काम लाके दूसरे फ्रीलांसर्स या बिगिनर्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं, तो ये आपके वही हायरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है या कुछ अलग से इसकी रजिस्टर वगैरह करना पड़ता है? नहीं ऐसे कुछ नहीं है। अभी जैसे बहुत सारे लोग हो गए अभी टीम में,
मतलब मेरे को एक हायर करना होता है, मैं 3 कर लेती हूँ, ऐसे वाला सीन होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो वो रख लेते हैं, फिर मेरे पास कोई ना कोई रेफरल आ जाता है तो फिर मैं उनको रिकमेंड कर देती हूँ। तो हम जब भी कभी हायरिंग निकालते हैं तो एक को भी हायर कर रहे होते हैं तो मैं 3 4 लोग हायर कर लेती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा लोग होते हैं। तो अगर वो सामने वाला इंसान खुद ही जाना चाहता है और मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, तभी हो जाएगा। मैं तो किसी को नहीं निकालती हूँ काम से, सबको रखती हूँ मैं लाइन से, सबको थोड़ा थोड़ा काम, ऐसे वाला सीन है। तो मेरे को ऐसे अलग से हायरिंग प्रोसेस नहीं है। पर आपके पास अब जैसे एक, मतलब मैं अपना छोटा सा माइंडसेट बता रही हूँ। मुझे इसी मोमेंट पे इसके बाद मुझे एक क्लाइंट आया है और उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो एडिटर चाहिए जो कि इस तरीके का XYZ तरीके का वीडियो एडिटिंग करे। तो अभी मैंने क्योंकि हाल ही में ही हायरिंग की है, तो मैं जनरली अपने जो प्रीवियस ईमेल्स हैं वहां पर जाकर के देखती हूँ, टोन देखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से ना ऐसे गुस्सैल और थोड़े इस तरीके के लोगों के साथ काम करने में मजा नहीं आता। जो जैसे मैं हूँ वैसे ही आप रहो, और आप बोल सकते हो खुल करके कि दीदी ऐसी दिक्कत हो रही है, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो वैसे वाला सीन रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी थोड़ा जो ज्यादा ही प्रोफेशनल हो जाता है और थोड़ा ऊपर, वो मेरे से सहन भी नहीं होता है, और फिर हमारा वाइब नहीं मैच होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म। तो इसलिए मैं पहले तो टोन देखती हूँ, कैसी ईमेल लिखा है, कैसा क्या किया है, क्या वाइब है, थोड़ा बहुत हिंदी थोड़ा बहुत इंग्लिश, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब फिर आखिरी में मैं काम वाम देखती हूँ। थोड़ा सा इंग्लिश का इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि अब जो क्लाइंट है उसके थोड़े बहुत तुम टेक्स्ट वेक्स्ट लिखोगे तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढने में ही लग जाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश का मैं देखती हूँ। बाकी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे देखते हुए, थोड़ा वाइब पता करते हुए, कई बार मेरी गलत हो जाती है ये चीज़, बट मैं ऐसे ही सिलेक्ट करती हूँ कि कौन है जो पहले से ईमेल्स में है। तो ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे ही जो लोग एडिटिंग के लिए हायरिंग कर रही हूँ तभी ही लूंगी, कभी भी ले सकती हूँ। इसके बाद लिंक्डइन पे भी कई लोग हैं जो एडिटर से एक आध अगर दिमाग में रह गया तो उसको सीधा जा करके बोल देते हैं। तो ऐसे 2 3 प्रोसेस हैं। ओके। सो बेसिकली मतलब ये तो काफी आप अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि फ्रीलांसर्स को मतलब स्टार्टिंग जो बूस्ट होता है वो आप प्रोवाइड कर दोगे, तो फिर तो अगर उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई फिर अच्छे लेवल पे आ हम्म। जाएगा चीजें। राइट। Obvious। तो अच्छा, डिजाइन इंस्पिरेशन आपको कैसे आते हैं? लाइक कोई स्पेशल सोर्स है कि इतनी देर शांत नहीं, बैठना है फिर बनाएंगे डिजाइन? ऐसे कोई सोर्स नहीं है भाई। मेडिटेशन मैं करती ही नहीं हूँ, मेरे से होता ही नहीं। तो मेरा इंस्पिरेशन का सोर्स वैसे मैं नहीं लेती हूँ, मैं बताऊँ। ऐसे कहीं जा करके बैठ करके ऐसा कुछ सोचती वोचती नहीं हूँ। मुझे अगर कुछ डिज़ाइन बनाना होता है तो मैं सीधा ही घुस जाती हूँ, और मेरे को लगता है कि क्या बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते हैं। बनाते बनाते मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि पहला जो बनाया वही डन कर दे। तो मैं मतलब अगर मैं कुछ भी डिज़ाइन कर रही हूँ, जैसे मैं सोशल मीडिया ग्राफिक्स भी डिज़ाइन कर रही हूँ, तो मैं 10 12 तो ऐसे ही बना देती हूँ बैठे बैठे। वो 10 12 ऐसे नहीं होते कि फाइनल है, वो रफ ही होते हैं, बट ये कर देते हैं वो कर देते हैं। तो वो मेरा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो सीधा कैनवस पे ही होता है। और मेरा रियल मैं पहले करना पसंद करती हूँ, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ओरिजिनल जो है, तुम्हारा दिमाग जो चल रहा है वो चल जाए। फिर तुमने अगर किसी का देख लिया ना, और अगर तुम में कुछ आ भी रहा होगा अच्छा अनोखा आइडिया, तो वो मर जाएगा और तुम एंड अप कर जाओगे उसी के जैसा सिमिलर डिजाइन बनाने पे। तो वो तो हम नहीं चाहते हैं ना, तो वो तो गलत है। तो और फिर अगर नहीं होता, जैसे मैं अभी बीच में एक बना रही थी रेट्रो वेव थीम पे, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसा कुछ बना रही हूँ, मैं तो नाम ही पहली बार सुना था कि यार ये भी कुछ है। तो पहले तो उसके बारे में थोड़ा देखा, करा, फिर उसके बाद मैंने 2 4 5 10 डिजाइन बनाए। फिर मैंने उसका बड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया, और मेरे 2 दोस्त हैं मेरे व्हाट्सएप पे ही हैं, जो मैंने लिंक्डइन से बनाए हैं ऑब्वियसली, जो मेरी कम्युनिटी के हैं थोड़े बहुत। तो मैंने उनको भेजा, मैंने बोला यार अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, अब बताओ क्या कर सकते हैं। तो सब उनका आइडिया लगा, एक ने बोला कि सिंपल बनाते हैं अपन, ऐसे ऐसे करते हैं, एक ने बोला 3D ग्लो डाल दो इसमें, ये कर दो। तो फिर उसके बाद दोनों की नहीं सुनी मैंने, तीसरा अपना ही कुछ अलग कर दिया। तो फिर ऐसे भी आइडियाज आते हैं। तो अगर कम्युनिटी के लोग हैं तो उनसे डिस्कस कर लो, फिर अपना थोड़ा बहुत 10 20 डिजाइन बनाओ, 10 20 से ज्यादा लग रहा होगा, बट पूरा नहीं बनाना है। मतलब क्या कर सकते हैं ऐसे, इकट्ठा करने की कोशिश करो कि क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और नहीं तो फिर पिंटरेस्ट डिबल बिहेंस तो है ही। ओके। सो श्रुति, कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आपने कोई डिजाइन बनाया हो और आपको लग रहा हो कि ये बहुत अच्छा है, और जो क्लाइंट ने हम्म। रिक्वायरमेंट दी है उससे भी अच्छे लेवल का है, लेकिन जब क्लाइंट को हम्म। आप सबमिट करते हो फिर वो क्लाइंट बोलता है कि यार एक काम करो तुम ऐसा ऐसा बना दो, तो आपका उसमें नहीं, माइंडसेट क्या रहता है? बुरा लगता है? ऐसे होता ही नहीं है, मैं बता रही हूँ कैसा होता है। मैं हमेशा, मैंने बोला ना, मैं बहुत सारे डिजाइन बनाती हूँ, तो मैं एक्सप्लोर करने के बाद अब मैंने 15 20 25 डिजाइन भी बनाए हैं। मैंने मान लो 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन दे करके 15 20 डिजाइन बनाए हैं। अब इसमें से मुझे जो 3 4 बहुत पसंद है, मैं वो भेज दूंगी। अब वो 4 में से एक आध डिजाइन तो ऐसा होता है जो मुझे नहीं पसंद है, पर फिर भी मैं भेज रही हूँ क्योंकि वो दूसरा एक ऑप्शन प्रोवाइड करा है। और डिजाइन का मतलब ये नहीं कि बहुत अलग अलग वेरी, थोड़े थोड़े मिनिमल वेरिएशंस होते हैं, कभी कलर्स का कभी फॉन्ट्स का, बट कॉन्सेप्ट तो आप एक ही बार बनाते हो, राइट? तो
डिफरेंट डिजाइन कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, वेरिएशन, हल्के हल्के छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं। वो भी सामने वाला समझने वाला होगा तभी समझ पाएगा कि क्या चेंज है। तो मैं ऐसे चार या तीन या चार, दो या तीन, मैं दो तो बेचती हूँ। तो फिर मैं बेचती हूँ कि यार क्या बेटर है, हम किस तरफ जा सकते हैं, किस डिजाइन के डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ज्यादातर ऐसे ही होता है कि मुझे जो बिल्कुल नहीं पसंद उसको वही पसंद आएगा, और वो सोचेगा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, कमाल है, और ऐसा। और फिर मैं सोचती हूँ कि इसके लिए तो मैंने आगे कुछ सोचा ही नहीं है कि अब मैं इसका क्या करूँ, क्योंकि मैंने तो दूसरे जो मुझे पसंद था मैं उस डिजाइन का सोच करके बैठी होती हूँ कि इसमें हम ऐसा ऐसा कर देंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ये होगा। पर वो थर्ड क्लास जो डिजाइन होता है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, अक्सर ऐसे होता है कि उसको वही पसंद आता है। तो अक्सर ही होता है, मतलब ये कोई बात ही नहीं है, मुझे जो पसंद है उसको कभी पसंद नहीं आता है। ऐसे ही है। राइट। नहीं, ऐसा मेरे साथ तो ऐसा 50-50 होता है कि जब मैं ऐसा कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाता हूँ, तो जैसे ये वाला मुझे हम्म। बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लाइक इससे मतलब अगर दो ऑप्शन कंपेयर करें तो यार ये तो कुछ ही हैंड मतलब स्टैंड भी नहीं करता है। तो उन्हें कि नहीं, हम्म। आप इस वाले के साथ जाओ, ये हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं कहा अब क्या ही कर हाँ, सकते हैं, क्लाइंट का डिमांड है। सो श्रुति, अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, तो जो डिज़ाइन मान लो उस क्लाइंट को पसंद आया, आप वो पोर्टफोलियो में डालते हो या जो डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है वो पोर्टफोलियो में डालते हो? मैं पोर्टफोलियो में डालती नहीं हूँ कुछ भी। मैं आपको बताया, मेरा पोर्टफोलियो ना, मैंने पहला जो बनाया था बेबी बस उतना पोर्टफोलियो। ही है। हाँ, ऐसे ही बेबी पोर्टफोलियो भी मैंने रील वील भी डाली है, तो लोग बोल रहे हैं अच्छा अच्छा है। तो मेरा एक लौता ही पोर्टफोलियो है, मैंने अभी हल्का सा अपडेट अपडेट मारा है उसमें। पर उसमें मेरा एक भी नया डिजाइन या कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा डिजाइन सारे जो है वो मेरे गिग पे ही अपडेट हो जाते हैं। तो अच्छा। क्लाइंट को चाहिए तो वो खुद ही दिख जाएगा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, वो डाला ही हुआ है। और मुझे अब मैं इस लेवल पे हूँ कि मुझे नहीं मांगता है कोई पोर्टफोलियो। अब हाँ। वो खुद ही रिव्यूज, रेटिंग्स, गिग्स और जो हमारे ऑलरेडी काम डले हुए हैं वो देख करके इंसान ट्रस्ट के साथ आता है। और पहला सेंटेंस ही ये होता है कि हे श्रुति, आई लव योर वर्क, और मैं ये चीज के लिए ढूंढ रहा हूँ, क्या आप करके दोगे, आई एम लुकिंग फॉर वेबसाइट ग्राफिक्स, कैन यू डू इट। तो वो प्रोसेस आ गया है अब। पहले बहुत जरूरत थी मुझे पोर्टफोलियो की, तब मैंने जो पहला काम बनाया था वही मेरा पोर्टफोलियो था। और मेरे पास नहीं था तो मैंने उसको बोला था मैं आपके लिए बहुत सारे डिजाइन ऑप्शंस बना के देती हूँ। तो सामने वाले ने ऑर्डर भी नहीं प्लेस किया, बट क्योंकि मैं काम करने के लिए उत्सुक हूँ तो मैंने तो बिना पोर्टफोलियो वोर्टफोलियो के ऐसे ही काम करके उनको बहुत सारा सारा दिया है। तो स्टार्टिंग से ही यही प्रोसेस रही है, मतलब बहुत ओवर डिलीवर किया है और बहुत अंडर पेड रहे हैं स्टार्टिंग में। तो उसका मुझे कभी गिल्ट या रिग्रेट नहीं है, पर मेरा तो ऐसे ही रहा है। मैंने पोर्टफोलियो स्टार्टिंग में मेरा बन नहीं पाया था, जो मेरा पहला काम था वही मेरा पोर्टफोलियो है, वही मेरा क्लाइंट वर्क है, सब मेरा वही है। ओके। सो मतलब बेबी पोर्टफोलियो वाला जो लिंक्डइन पोस्ट मैंने देखा था वो आज भी वही मेन पोर्टफोलियो ही है, थोड़ा मॉडल चेंज हाँ, करके आज बस। भी वही मेन पोर्टफोलियो है, और लोग उस पर भी कन्विंस हो जाते हैं। तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी है कि मैं अपडेट करूँ उसको। ओके ओके। सो श्रुति, जैसे कि हम आपके अर्निंग सोर्सेज के बारे में बात करें, तो लाइक अभी कितना हो जाता है रफली, कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं, रफली कितना हो जाता हाँ, मैं बहुत पैसा नहीं छापती हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अरे हंस रहे हो, मैं 1-1.5 लाख रुपए ही महीना कमाती हूँ। मैंने बोला मैं बहुत लिमिटेड ऑर्डर्स लेती हूँ महीने के, क्योंकि और भी काम है फिर। ऑर्डर्स ही करती रहूंगी तो बाकी का कब करूंगी। तो हाँ, 1.5 लाख पर मंथ, यस। है? ओके। प्रॉफिट, आई गेस, यस। हाँ। ओके यस। ओके। तो अगर जैसे हम एक फ्रीलांसर्स के चैलेंज की बात करें, लाइक अब तो आप एजेंसी में ही लगभग लगभग कन्वर्ट हो गए हो, बट एक होता है ना हम्म। फ्रीलांसर्स का कि टाइम फिक्स नहीं होता है, राइट? कि हाँ, हमारा क्लाइंट जैसे कभी यूएस बेस्ड है तो वो उनके टाइमिंग पे दो, या आप इंडियन क्लाइंट है तो उसके टाइम पे दो, तो थोड़ा मैनेजमेंट का दिक्कत आ जाता है। तो वो आपने कैसे मैनेज किया? नहीं, मैनेज वैनेज कुछ नहीं किया, मैंने भी ऐसी परेशान। क्या क्या मैनेज करूंगी इसमें मैं। अभी मेरे यूएस का क्लाइंट का ऑर्डर है, तो भाई को रिवीजन चाहिए, अच्छा खासा कल अप्रूव होने वाला था वो, बट अब एंड मोमेंट पे दे दिया। 3-4 घंटे की डिलीवरी बची और मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो क्या करूंगी ये, इसके बाद फिर आज रात्रि जागरण होगा, क्योंकि वो आपको डिलीवर करना है और करना ही पड़ेगा फिर। ये सीन होता है, तो जो करना है फिर वो तो करना है। तो फ्रीलांसिंग में तो प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं। अगर आप टाइट ऑन टाइम हो तो फिर डिलीवरी को तो मैच करना पड़ेगा आपको, और वो आपको करना भी चाहिए। तो आप लेट हो गए बार बार तो वो अच्छा सिंबल भी नहीं है। तो अगर आप पहले से चल रहे हो, मैं यही एडवाइस दूंगी कि बिफोर हैंड चलो। पर कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि एंड मोमेंट पे लास्ट चेंज या कुछ जल्दी चाहिए, या कुछ मिस्टेक हो गई आपके एंड से, उनके एंड से, कुछ भी, तो फिर करना पड़ता है। तो इसलिए प्री प्लान नहीं कर सकते हो आप कुछ, बट कोशिश क्या करो कि पहले जिस दिन ऑर्डर मिला एटलीस्ट उसका उसी दिन बैठ करके स्केलेटन बना लिया करो। तो आधा काम वही हो जाता है, क्योंकि आप 2 दिन बाद बैठते हो और फिर उसके बाद एक ही दिन की डेडलाइन बची है, तो फिर बहुत दिमाग पे भी, और उतना अच्छा नहीं हो पाता काम। तो जिस दिन ऑर्डर आ रहा है या जिस दिन आपने किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया है, उसी दिन बैठ करके, मैं भी जनरली यही करती हूँ, तो स्केलेटन बना लो
कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे रहेगा। एटलीस्ट एक पेन कॉपी पे ब्रांड थीम, ब्रांड कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह, और तुम्हारा जो रफ वफ आ रहा हो थोड़ा बहुत गूद गाद लो कॉपी में, तो वो सही हो जाता है मतलब। फिर उसके बाद जल्दी हो जाता है आगे का काम, फिर वो टेंशन नहीं रहती। ओके। सो श्रुति, अभी आपका डेली रूटीन क्या रहता है? मतलब कितने आवर्स का वर्क आपको करना पड़ता होगा? अरे बहुत सारा काम है मुझे। अभी हमारा डेली रूटीन मैं सुबह से ही बताती हूँ। सुबह अफसोस लेकिन मैं 8 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसने उठने के बाद हम नीचे जाते हैं, फिर थोड़ा पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पापा 10 बजे ऑफिस जाते हैं। और उसके बाद सीधे रात में आते हैं, और रात में मैं उनको मिलती नहीं हूँ, तो मेरे पास सुबह का समय है जब मैं मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करती हूँ। तो मैं सुबह जा करके मस्त उनसे बात बात करूंगी। हमारे घर में अभी अभी मुझे बड़ा सुंदरकांड का वो चल रहा है कि नहीं, सुनना है, प्रभु प्रभु की शरण में चले जाते हैं सुबह सुबह। फिर उसके बाद अभी कुछ तैयार वैयार नहीं, कुछ नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं। फिर मैं 10 बजे, क्योंकि मेरा टाइमिंग है पोस्टिंग का, तो लिंक्डइन पे पोस्ट जाएगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट जाएगा, यूट्यूब पे भी जनरली 10 बजे पोस्ट जाता है। बाकी के दो चैनल्स हैं, सबका टाइम मॉर्निंग 10 AM है। तो जो 10 से 12 का टाइमिंग होता है वो कम्प्लीटली सोशल मीडिया के लिए होता है। चाहे वो एंगेजमेंट हो, चाहे पोस्ट का हो, चाहे कुछ भी हो। अभी प्लानिंग की नहीं, ये सिर्फ एंगेजमेंट और सारी चीज़ों को मैनेज करने का, देखने दाखने का, और अलग अलग आइडियाज लेने का, ये सब, ये 2 घंटे उसमें जाते हैं मेरे। फिर अब 12 बज चुके हैं, तो अब फिर भूख लगती है, फिर खाना वाना ये वो। फिर तो उसके बाद 2 बजे से बैठती हूँ मैं, तो फिर 2 से 6 काम करती हूँ, जो मेरा काम है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम है, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो करती हूँ। और इसी बीच में फिर मतलब 2 से 8 ही मानो सीधा, मैं काम करती हूँ, मेरा जो है उसमें काम करती हूँ। फिर मेरा पढ़ाई होती है, वो करती हूँ। फिर मेरा जो यूए यूएक्स का प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करी हूँ, तो उसमें अगर कोई असाइनमेंट है, तो ये सारा काम करते करते मेरे तो 8 बज जाते हैं। फिर जाती हूँ मैं, फिर खाना वाना खा करके, फिर जो 10 बजे बैठते हैं, तो फिर 10 से 12 हमारा एजेंसी का काम होता है। 10 से 12 कभी 1 भी बज जाता है, तो 2.5-3 घंटे जो होते हैं वो एजेंसी के लिए होते हैं। फिर 1 बज गया, अब 1 बजे से अगर क्लाइंट का दिमाग खराब है और उसने मुझे कुछ हो दिया है, तो सारा वो चलता है। और फिर अगर मैं सो गई तो सो गई, लेकिन उठा वापस 8 बज जाते हैं। तो यही शेड्यूल है, अजीबोगरीब सा यही चलता है। ओके, मतलब ये तो काफी वर्काहॉलिक टाइप शेड्यूल है। लाइक इसमें तो आपको हाँ। हॉबीज वगैरह के लिए मौका ही नहीं मिल पाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं समय निकाल लेती हूँ। जब तक काम कर रही हूँ तब तक कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं करती हूँ काम। छुट्टी तो फिर छुट्टी, पूरी छुट्टी होती है फिर। ओके ओके। सो श्रुति, अभी आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? लाइक 3 से 4 साल बाद आप इसी एजेंसी को और ग्रो कराओगे? क्योंकि आपने मेंशन किया कि आप यूएक्स यूआई की तरफ भी जा रहे हो फिर। हाँ, और मतलब अभी मैंने वही। शायद आई गेस लास्ट लास्ट पोस्ट या लास्ट सेकंड पोस्ट है, आपने पैकेजिंग डिजाइन भी ट्राई करा है, जिसपे आपने ऑनेस्ट हाँ। रिव्यू रिव्यू वगैरह मांगे थे। तो लाइक क्या बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने का कोई प्लान है ग्राफिक डिजाइनिंग के डोमेन में? ऐसे कुछ लाने का मैं नहीं सोच रही हूँ। लोग तो बड़े क्रिटिसाइज करते हैं मुझे, बड़े ही ऑफेंडेड है, पता नहीं क्या दुख है, बट आई डोंट नो व्हाई। अभी मेरा प्लान फ्यूचर का तो यही है कि मेरा अभी मई में एग्जाम है। तो दिमाग में चल रहा है कि देखते हैं हायर एजुकेशन ले लेते हैं। तो अगर एग्जाम निकलता है तो हायर एजुकेशन की तरफ जाने का सोच सकते हैं। और 2 महीने हैं अभी, 2 महीने में काया पलट हो सकती है। लेट्स सी, मैंने अभी इतना कुछ सोचा नहीं, सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि जो होगा तो देखा जाएगा। मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं नौकरी ले लूँ तो मेरे पापा को बोलने को हो जाएगी मेरी बिटिया यहाँ यहाँ पे नौकरी करती है। क्योंकि उनको ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी नहीं आती है, वो क्या बोलेंगे, क्या करती है, फ्रीलांसिंग करती है, कंटेंट बनाती है, यूट्यूब पे वीडियो बनाती है। ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगता होगा उनको, और उनको नहीं, और उनकी जो एज ग्रुप के लोग होंगे उनको क्या ही समझ में आता होगा अंकलों को कि मैं क्या कर रही है बच्ची, क्या कर रही है करके। और अब हम इस एज में हैं, और मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो सब पूछते हैं बिटिया क्या कर रही है, तो बिटिया वीडियो बना रही है। तो वो चीज अच्छी नहीं लगती है। तो मतलब मुझे तो अच्छी लगती है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। बट स्टिल फॉर माई फादर आई वॉन्ट टू मैं उनको एक आंसर देना चाहती हूँ पुख्ता, जो कि वो हर किसी को जाकर के ऐसे दे के आ सकें कि हाँ ये करिए, ये करिए, ये करिए। तो उसके लिए आई एम ट्राइंग फॉर अ जॉब अभी, यूआई यूएक्स में। इसलिए मैंने ये सीखा भी कि मैं इसमें जाना चाहती हूँ, कुछ नया हो जाएगा। बाकी डिजाइनिंग तो चल ही रही है, तो वो यूट्यूब यूट्यूब पे हम डिजाइनिंग डिजाइनिंग कर लेंगे। फिर कुछ अपना पर्सनल लाइफ में कुछ अलग भी कर लेंगे। तो उस सीन के हिसाब से मैंने तो अभी यही सोचा है। और बाकी अगर हो गया, और अगर मेरी जॉब नहीं लगती अगले 2 महीने में, या मैं कुछ नहीं रहती हूँ, तो फिर हम हायर एजुकेशन करेंगे, और फिर एक आध पैकेज ले लेंगे, फिर वो कर लेंगे। ऐसा कुछ करेंगे, देखो अब क्या होता है। नहीं मतलब ये तो डोमेन ही आप एकदम से चेंज करने की बात करें। मैं चाहता हूँ कि आप यूएक्स यूआई वाले में चले जाओ, ताकि लाइक हम्म। डिजाइन से भी जुड़े रहो और कुछ नया भी मिल जाए आपको, और घर में बताने को भी हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी, मतलब वो भी मेरे डोमेन का ही है एबीएम, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही रहा है, एजुकेशन। तो वैसे तो ये भी हम मेरे बैकग्राउंड का नहीं था, पर कुछ भी होता जा रहा है ऐसे इंटरलिंक।
तो लेट्स क्या होता है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत सच बताऊं तो मैंने तो सब छोड़ दिया है। अब वही समय के साथ जो चीजें होंगी तो वो होंगी। अभी हम जब कुछ नई डिसीजन ले सकते हैं तो फिर क्यों ही सोचना इस बारे में। ओके श्रुति, तो अगर हम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में बात करें, लाइक यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो आप वहाँ पे क्या क्या कंटेंट बनाते हो, और यूट्यूब चैनल्स के बारे में आप बताना, तीनों के तीनों जो भी आपके हैं। तो मेरा पहला चैनल है जो कि मेरा पूरा खर्चा उठाता आ रहा है, उसका नाम है श्रुति राजपूत। और उस चैनल पे मैं मेजरली फ्रीलांसिंग के बारे में बात करती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डिस्पाइट ऑफ अ पर्टिकुलर लाइक एक निश पे बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करते हुए। और स्टिल लोगों को लगता है कि मैं किसी एक निश पे ज़्यादा ही फोकस करती हूँ। बट मैं पूरा इन टोटल जनरल फ्रीलांसिंग जो होती है उसके बारे में बात करना पसंद करती हूँ। कैसे क्लाइंट क्लोज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये जनरल स्टेप्स होते हैं जो सबके लिए ही होते हैं। और कैसे आप कोर्सेज ले सकते हो, क्या कर सकते हो, तो एक जनरल गाइडेंस वाला चैनल होता है, वो है। दूसरा चैनल है कैनवा विद श्रुति। और ऑब्वियसली जैसा नाम बता रहा है, इट्स अबाउट कैनवा। तो जो चीज़ें बनाते हैं, कुछ बार ऐसे होता है कि आपको लगता है ये पर्टिकुलर डिज़ाइन कैनवा में पॉसिबल नहीं है या नहीं बना सकते हो। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि टूल्स से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना आपके स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग बोलते हैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप जो है कैनवा यूज कर सकते हो आप, तो मतलब आप फोटोशॉप भी यूज करते हो, यू यूज इमेजेस राइट, कहीं से तो लाते हो, खुद तो खींच के डालते नहीं हो। तो ये तो मतलब मुझे ऐसे समझते हैं जैसे मैंने कभी फोटोशॉप चलाया ही ना हो, या मैं दूसरे प्लैनेट से हूँ जिसको सिर्फ कैनवा ही पता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट, मुझे अच्छे से पता है फोटोशॉप कैसे यूज करते हैं, स्केच कैसे यूज करते हैं। जस्ट बिकॉज कि मैंने उसके बारे में एक ट्यूटोरियल नहीं डाल रखा है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये टूल्स नहीं आते। वो प्रेफरेंस की बात हो जाती है कि आपको क्या पसंद है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मिथ है कि इसमें ये चीज़ें नहीं बनाई जा सकती, और मुझे थोड़ा मेरा रेबलिश सा नेचर है, क्योंकि मैं बोला कि ऐसा नहीं, तो फिर मैं बताऊंगी कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो पैकेजिंग डिजाइन भी जैसे है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है ऑब्वियसली। इनफैक्ट अब तो एआई भी है, तो आप काफी जगहों पर उसका हेल्प लेकर के और काफी चीजें जो है आप उसकी मतलब लेकर के कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार लोग रुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पेड टूल्स नहीं है। अडोबी वाले सारे टूल्स पेड हैं, और उसके अलावा काफी सारे टूल्स हैं जो फ्री भी हैं। तो आपको अगर यूज करना है तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, कुल मिला के आप स्टार्ट कर सकते हो। उस अच्छे माइंडसेट से मैंने स्टार्ट किया था, पर पता नहीं लोग इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि भाई ये फ्री टूल है, तुम्हारा काम चल जाएगा, उसके बाद फिर खरीद लेना, पैसे होंगे जब कमा लोगे इससे थोड़ा, तो फिर अडोबी का पूरा क्लाउड खरीद लेना, दे देना 4,500-5,000 रुपये महीना, जितना भी लेता है वो पता नहीं कितना लेता है। तो वो दे करके कर लो, और नहीं तो क्रैक वर्जन तो फिर कर ही लेते हैं लोग बाग, पता नहीं, मेरे तो हुआ नहीं। तो वो हो जाता है। तो एक दूसरा चैनल है। तीसरा जो है वो है फिग्मा विश्रुति। तो मैंने बताया मैं पिछले 1.5 साल से मतलब सीख ही रही हूँ यूआई यूएक्स डिजाइनिंग और ये सारी चीजें। तो हमारे मतलब मैंने जितना देखा है जब मैंने स्टार्ट किया था, तो कैसे एम्पैथी मैपिंग की जाती है, कैसे मतलब ये टेक्निकल टर्म्स हैं थोड़े से उसके अंदर के, इसके बारे में एक भी वीडियो नहीं मिलेगा तुमको यूट्यूब पे, एक भी। बट मैंने सोचा कि कोई वीडियो दिख रहा है नहीं दिख रहा है ठीक है, पर मैं बना देती हूँ। तो इनिशियली लोगों को बड़ा जोश आया कि सीखते सीखते फिर वो धीरे धीरे उसकी मतलब ग्राफ नीचे हो जाता है। तो वो चैनल भी है, और उस पर भी मैं काफ़ी अच्छा एजुकेशनल कंटेंट डालती हूँ। तो मतलब प्योर फोकस है इसमें एजुकेशन पे कि आप ये कैसे कर सकते हो, आप वो कैसे बना सकते हो। तो अगर किसी का लर्निंग माइंडसेट है और जो पर्टिकुलरली सिर्फ वही टूल सीखना चाहता है कि हम कैनवा में कैसे एक्सेल कर सकते हैं डिजाइन में, और अच्छा कैसे बना सकते हैं, जो सामने वाला हम मजबूर कर दें कि ये तुम जज नहीं कर सकते कि ये कहाँ बनाया है मैंने, उस लेवल के डिजाइन तक मैं चाहती हूँ कि हम सबको लेकर के जाएं कि तुम अगर अपना टूल जस्टिफाई नहीं कर रहे हो कि तुमने ये यूज किया है, तो सामने वाला तुमको बोल ही नहीं सकता कि तुमने इसको कहाँ बनाया है। इस लेवल का मैं डिजाइन चाहती हूँ कि जो बिगिनर्स हैं जिनके पास नहीं है, और इनफैक्ट जिनके पास सिर्फ फोन है, वो बना पाए और अच्छा अच्छा अर्न कर पाए। फिग्मा के लिए भी यही सीन है, फिग्मा का भी मोबाइल ऐप है, और फिग्मा फ्री है। तो मेरे दोनों जो टूल्स हैं वो फ्री है अभी। मतलब मैंने पता नहीं क्यों मुझे भी अच्छे लगते हैं ये दोनों टूल्स, तो मैंने इन दोनों को ही चूज किया है। तो मैंने फिग्मा और कैनवा मुझे बहुत प्रिय है, और मतलब फिग्मा भी मुझे बहुत पसंद है, और हर कोई यूज कर सकता है, बढ़िया है। तो मैंने उसके बारे में ये तीसरा चैनल बनाया हुआ है। इंस्टाग्राम पे मैं अपने खुद के लाइफ से जो मैंने लेसन कुछ सीखे हैं उनके बारे में शेयर करती हूँ, कभी उसके बारे में स्टोरीज डालती हूँ, कभी जो आप सीख सकते हो जैसे वाइट स्पेस है, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जैसे टाइप फेस है, फॉन्ट है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं, तो वो सब के बारे में मैं कंटेंट डालना पसंद करती हूँ, तो वो सब डालती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। लिंक्डइन पे भी सिमिलर कंटेंट जैसे इंस्टाग्राम पे जाता है वैसे जाता है, बस वो टेक्स्ट फॉर्मेट ज्यादा जाता है। मेरे जो अचीवमेंट्स हैं, या मेरा कुछ मैं हायरिंग वायरिंग कर रही हूँ, या किसी ने मुझे हायर किया है, या मेरा कोई एक्सपीरियंस बिटर स्वीट जो भी है, तो वो मैं लिंक्डइन पे शेयर करती हूँ। जैसे सब अलग अलग बटा हुआ है। ओके, सो सबसे ज्यादा मजा कौन से प्लेटफॉर्म पे आता है, यूट्यूब,
या कोई और? लिंक्डइन पे आता है। लिंक्डइन सबसे आसान प्लेटफॉर्म है। मैं बताऊं, सच में मुझे बड़ा ही पसंद आया। मुझे तो अब अफसोस होता है कि मैं पहले क्यों नहीं गई उधर। राइट। मतलब कमाल के लोग हैं। मैंने अपनी इंडस्ट्री में ज्यादातर ऐसा होता है, फ्रीलांसर सारे अकेले अकेले से होते हैं, मतलब ज्यादा कोई दोस्त वोस्त नहीं होता। और आप अपने कमरे में बंद और अपना काम वाम लगे हुए हो, कर रहे हो, दिन से रात हो रही पता नहीं चल रहा है। इस तरीके का शेड्यूल होने के बाद एक जब आप कम्युनिटी अपने सिमिलर माइंडसेट के और फेलो फ्रीलांसर से मिलते हो, और ग्राफिक डिजाइनर्स और प्रोडक्ट डिजाइनर से मिलते हो, अच्छा लगता है। और वो आपके पोस्ट से एंगेज करते हैं, आप उनके पोस्ट से एंगेज करते हो। कभी एक आध बार नेटवर्किंग कॉल पे चले गए। तो जैसे मैंने भी जो कुछ दोस्त बनाया है, तो एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो मेरे पास की मतलब इधर ही कहीं रहती है। हम मिले नहीं है, बट मुझे पता चल गया कि वो भी यहीं से है जहाँ से मैं हूँ। तो हम लोग ऐसे शायद कभी किसी से मिल भी नहीं पाते। मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे ही जिले का कोई इंसान है जो कि ग्राफिक डिजाइनर भी है और मतलब मेरे साथ ही है। तो वो एक कनेक्शन जो है मुझे लिंक्डइन ने प्रोवाइड किया है। बहुत फ्रीडम महसूस करती हूँ। लोग बहुत स्ट्रेस लेके कंटेंट वहां पे डालते हैं, मैं तो कुछ भी डाल देती हूँ। मतलब मेरे मैं सुबह उठी हूँ, मुझे लग रहा है कि आज इसके बारे में बात करनी चाहिए, और अब मेरा पोस्ट रेडी भी नहीं है, तब भी मुझे जो लगता है तो मैं डाल देती हूँ। कोई नहीं जज करता आपको, सब अच्छा अच्छा लिखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, और एक आध बुरा करता है कोई तो उसको सब मिलके धो देते हैं। तो बढ़िया अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब हर कोई नेगेटिवनेस मैंने अभी तक एक बूंद की फील नहीं करी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने अपने आप को एज अ कैमरा डिजाइनर वहां पे रजिस्टर किया हुआ है। बट अ पर्सन यूजिंग फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आकर के नीचे अप्रिशिएट करता है कि यार ये तो कमाल बना है, ये तो बहुत अच्छा बना है। rather देन क्रिटिसाइजिंग, अगर कुछ अच्छा है तो फिर है। तो वो प्रेज जो मिलता है और जो अच्छा है, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है कि मैं कुछ और अच्छा करूं। तो वो बहुत जरूरी होता है। और अगर आप खुद की तारीफ कर रहे हो, मेरे जैसे हो, खुद की तारीफ खुद कर लेते हो, तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे लोगों के थोड़ा सा डिपेंड होना पड़ता है। तो वो अच्छा रहता है बूस्ट के लिए। तो लिंक्डइन बढ़िया है। राइट राइट। नहीं, लिंक्डइन पे मतलब मैंने भी कुछ समय पहले से ही कंटेंट बनाना शुरू किया, लाइक अराउंड 2-3 मंथ से। अगर रेगुलर वो भी नहीं है, कभी कभी डाल दिया जो चीज़ मन में आई। तो लोग उससे इंगेज करते हैं, फिर पर्सनल डीएम्स वगैरह में भी आते हैं कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो। तो वो आप जो हाँ बोलो ना कि फ्रेंडशिप वाला सीन और फ्रीलांसर्स अकेले वाला, तो ये बीच में एक टाइम आया था कि मेरे सारे दोस्त जॉब वॉब करने में लग गए थे, तो मेरे साथ भी वो फेज आया था। तो वहाँ पे लिंक्डइन बहुत हाँ ज़्यादा हेल्प किया है। लाइक इससे आपको बैरियर नहीं है, आप सिमिलर कम्युनिटी के हो, सिमिलर डोमेन्स के हो, तो आपस में बात करो। तुम्हारा connect ये कर सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा फीचर है ये चीज़ का। ओके। तो श्रुति, कोई ऐसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हैं आपके जो लाइक श्रुति राजपूत को श्रुति राजपूत बनाते ऐसा कुछ हुआ नहीं है भगवान। हो जाए तो कुछ अच्छा बात है वैसे। मतलब फिर भी बहुत कुछ हो गया है। मतलब अगर मैं देखूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ऐसे 0 फॉलोअर्स से स्टार्ट किया था। तो अभी मैं बोल रही हूँ मेरे 1000 भी हो गए तो बड़ी बात है। 1000 लोग कमरे में नहीं बनेंगे अभी मैं जिस कमरे में बैठी हुई हूँ। तो काफी लोग होते हैं। तो मुझे ये सोच करके लगता है कि अभी मैं जिस फॉलोअर काउंट पे हूँ, ये काफी लोगों के लिए सपना ही है। और शायद मैंने अचीव कर लिया, और मैं अगर उसको बोलूँ कि यार और चाहिए, तो फिर मैं स्वार्थी हो गई, या बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि मैं अभी जिस पॉइंट पर हूँ। तो ये बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट ही है। जितनी ग्रोथ अभी तक मिली है, स्लो मिली है, स्टेडी मिली है, या मतलब काफी लोगों को जल्दी मिल गई है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो फिर मैं बड़ी दुखी हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैं खुद से ही देखूँ तो यार मैंने तो अपने आप के लिए बहुत कुछ पा लिया है। मतलब अपने लिए जैसे मैं पहले थी, तो बहुत पर्सनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे काफी काफी अपग्रेड किया है मैंने अपने आप को। और इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज्यादा कुछ सीखा है। ना मतलब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से नहीं, बाकी लाइफ लेसन भी काफी सारे सीखे हैं, किस तरीके से चीजें टेकल की जाती हैं। टीम वर्क, टीम हैंडलिंग, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, इंग्लिश इंप्रूव हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई कितना भी कुछ कहे, मैं हिंदी में काफी कंफर्टेबल हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, पर मतलब मेरे हम भी केवी में पढ़े हुए हैं, मैं केवी का स्टूडेंट हूँ। पर हमारे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि तुम इंग्लिश में बात करो। तो हम लोग तो बिंदास बात करते थे, हमारे इंग्लिश के पीरियड में भी हम हिंदी में बात करते थे। हैं? तो ऐसे कोई वो नहीं था। तो अभी जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, और मतलब मेरा तुमने नोटिस भी किया होगा, शायद किया होगा किसी ने, हर 2-4 सेंटेंस के बाद एक आध बार तो ऐसे इंग्लिश में कुछ ना कुछ वर्ड आ जाता है। तो वो अनइंटेंशनली आ रहा है। अब से अनइंटेंशनली तो अपने आप ही आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अब मैं इस फील्ड में जुड़ी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अपग्रेड, मेरी जो झिझक थी वो भी खत्म हुई है। तो बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट आई हैं यार। मतलब मैं बोलती तो बचपन से ही हूँ बहुत ज्यादा, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट आया है। ओके। सो जब वो जो पीछे दीवार पे सिल्वर प्ले बटन लगा हुआ है, जब वो आया था, यस। तो कैसा लगा था? मतलब जैसे ऐसा लगा कि हाँ, कुछ बड़ा अचीव कर लिया? मुझे बड़ा दुख हुआ था क्योंकि मैं घर पे नहीं थी उस समय, मैं हॉस्टल में थी। ओह। और ये जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था, तब
मेरे घर पे, मतलब मेरे पापा ने मुझे वीडियो कॉल किया था, वो भी वैसे ब्लर ब्लर। मैंने बोला ना हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं होता था, वो पापा ने 8 बजे के लगभग किया था। अब उनको तो बोल नहीं सकती 1 बजे फोन करना पापा, तो मैंने जैसे तैसे छत पे लटक लटक के जैसे भी बात करी, भगवान ही जानता है। तो मैंने उस समय पे बात बात करी, फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने बोला पापा आप ही अनबॉक्सिंग करो। तो मेरी बहन ने, मतलब मुझसे उस टाइम तक थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार मैं खोल नहीं पा रही हूँ यार, मतलब मेरे हाथ में मैंने पकड़ा नहीं, काला डब्बा सब पढ़ पढ़ के दिखाते हैं, मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, छुआ तक नहीं है एक भी बार, पहली बार आ रहा है कैसे लगता होगा। तो फोन पे ही देखा, फिर मेरी बहन ने थोड़ी देर बाद मतलब मैंने सुबह उठी, नेटवर्क नहीं था, सुबह उठे तो देखा, तो मेरे पापा हाथ में ऐसे सिल्वर प्ले बटन पकड़ के 2 4 फोटोज ऐसे भेज रखी थी। फिर मुझे लगा यार नहीं, सही इंसान ने खोला है। तो फिर मुझे ठीक लगा, फिर मुझे खुशी हुई कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो पापा के हाथ से ही खुलना था, और इनफैक्ट उस टाइम पे मेरे चाचू भी मौजूद थे, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है, ऑफिस में ही है। तो वो भी उस समय मौजूद थे, वो भी बहुत खुश हुए। तो मतलब इस तरीके से वो धीरे धीरे वो चर्चाएं सब जगह पे पहुंच गई। और पापा बहुत खुश थे उस दिन, मम्मी ने मस्त वीडियो वीडियो बजाया बनाया, कुछ कुछ वॉइस ओवर के साथ मुझे भेजा कमेंट्री करते हुए। तो ऐसा कुछ तो सीन हुआ था। तो मैंने तो नहीं खोला, बट उनको देख करके खोलते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर 4 6 महीने बाद जब मैं वापस घर आई, तब मैंने डब्बा देखा कि अच्छा ये इसमें आया था, अच्छा ऐसे आया था। तो ऐसे अलग सा सीन था। राइट। तो लाइक खुशी तो होती है जब भी ऐसा कुछ गिफ्ट आता है या कुछ आप अचीव करते हो उसके बाद, ऐसा माइलस्टोन करने के बाद। राइट। सो जो आपकी टीम मीटिंग वगैरह हम्म। होती है उसमें आपको गुस्सा वगैरह आता है, लाइक आपका टीममेट अच्छे से काम ना करे तो लाइक गुस्सा कर दिया उस पे, ऐसा ऐसा होता है या मीटिंग बहुत चिल रहती है? नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं आता, लोग मुझ पे गुस्सा कर देते हैं भाई। मतलब ऐसे क्या ही गुस्सा आएगा मुझे कि किस चीज़ में, किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो मैं बोल देती हूँ कि अगली बार से अपन ऐसे करेंगे। क्योंकि मतलब मैं खुद भी फ्रीलांसर हूँ ना, तो मेरे को समझ में आता है रिवीजन करने में बहुत दिमाग खराब होता है कि भाई अब ऐसा कर दो, अब वैसा कर दो, एक ही चीज़ में तुम 10 बार चेंज बता रहे हो। और मुझे पता है कि परफेक्शन तक जाने में बहुत समय लग जाता है आपको। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप एक एक चीज़ इंप्रूव करो, वो बात अलग होती है। और मुझे पता है मुझे लॉन्ग टर्म तक किसी के साथ काम करना है। तो जैसे मेरे एक बहुत अच्छा वीडियो एडिटर था, वो भाई अब नहीं काम कर रहा है बिकॉज उसका जो गोल है वो दूसरा है। तो उसने खुद से ही छोड़ा, उसके बाद भी मैंने उसको बोला था कि कभी ऐसे हो तो आ जाना वापस, खुले हैं दरवाजे। तो उस वाला सीन था। तो मतलब मुझे ऐसे चाहिए होता है कि अब जो लोग आ गए ना, अब तुम खुद जाओगे तो जाओगे, हम तुमको अलग नहीं करेंगे, और तुम घर जैसे रह सकते हो। अब फैमिली का पार्ट हो एक तरीके से, मैंने तुम्हारे साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, मेरा स्टेटस देख रहा हूँ, मेरे माँ बाप को जानते हो। तो एक तरीके से एक फैमिली वाला वाइब मैंने बहुत ओपननेस रखी हुई है, ताकि एज अ पर्सन भी तुम मुझे जान पाओ कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसे बात करती हूँ। तो ऐसे कोई मतलब चिल्ली होती है, कोई नहीं डांटता वाटता। वो उन्हीं को लग जाए कि यार बॉस यार अगली बार करेंगे तो वो बोल देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं चिल्ला रही हूँ बैठ करके कि तुम लोगों ने क्या किया है, ये कितना वाहियात काम है। ऐसा कुछ नहीं होता, सब मस्त हो जाता है। और वो सब अच्छे बच्चे हैं यार, और मुझसे तो ज्यादातर जो मेरी टीम में है, जितने भी बच्चे हैं, बच्चे ही बोलूंगी मैं। मुझे नहीं पता मुझसे कोई बड़ा है कि नहीं है, बट मुझे ऐसे ही लगता है कि मतलब मैं वैसे ही ट्रीट करती हूँ कि मेरे छोटे भाई हैं ये सारे के सारे, और बहनें हैं। बहनें तो खैर है नहीं, सारे छोटे भाई ही हैं अभी फिलहाल टीम में, एक बहन थी वो भी चली गई। तो छोटे भाई हैं, तो फिर छोटे भाइयों को कैसे करते हैं, ठीक है बेटा रहने दो कोई बात नहीं, तो वही सीन चलता है, ऐसे कोई चिल वाला है एकदम। ओके। सो श्रुति, जैसे कि इस समय एक वो हवा बना हुआ है ना कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, फ्रीलांसर्स बहुत है मार्केट में, और स्पेशली लाइक मतलब काफी चीजें हैं कि क्लाइंट्स नहीं मिलते ये सब में। तो एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बना बना के आप बता दो। एक बिगिनर है एकदम, उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसको स्टार्ट ही करना है, और लेट से कोई भी आप एक डोमेन पकड़ो, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई या प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गई या कोई भी एक पकड़ो, और एक रोड मैप बना दो आप उसके लिए। तो वो क्या होगा? हम्म। तो पहले तो अपना गोल सेट कर लो, सबसे पहला तो यही रहेगा। क्योंकि सबके जीवन के मकसद अलग अलग होते हैं, और आप सब अलग अलग लोग हो, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, किसी के लिए 20,000 रुपये महीना भी बहुत है, किसी के लिए 4 लाख रुपए भी कम है महीने का। तो मैं तो ऐसे इंसान हूँ कि मेरे लिए काफी है जितना मैं कमा रही हूँ। और ऐसा नहीं कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, क्यों बढ़ाना है, क्यों, काम भी तो फिर उतना बढ़ाना पड़ेगा, और मैं किसी को हायर करके दे रही हूँ फिर उसको भी मैनेज करना है। तो मेरे से जितना सरल तरीके से हो पाएगा मैं उतना करूंगी, और मैं अपना पीस ऑफ माइंड रखूंगी। तो आपका क्या मोटिव है, आप कितना करना चाहते हो, आप सिर्फ 4 क्लाइंट चाहते हो, 6 क्लाइंट चाहते हो? थोड़ा अपना गोल बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म वाला, कि एक महीने में मतलब छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि 5,000 रुपये आ जाए इस महीने में, फिर मैं इसको डबल कर लूंगा, फिर कंपाउंडिंग के हिसाब से इतना इतना, फिर ऐसे ऐसे। तो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से अपने आप को देख लो कि मैं फ्यूचर में कैसे कैसे जा रहा हूँ।
थोड़ा सा विजन आ जाए दिमाग में, अब बना ले। अब बताती हूँ रोड मैप। कंपटीशन को भूल जाओ आप। आपका अगर स्किल अच्छा होगा तो आपको मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए भी हायर किया लोगों को, तो मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ ना, लेकिन उसके बाद भी मैंने जिसको हायर किया उसके काम के बेसिस पे किया। तो अगर आपका काम ठीक ठाक है और अच्छा है तो फिर आप हायर हो जाओगे, और नहीं है तो फिर आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, फिर कंपटीशन है। अच्छे लोगों के लिए ये जो जिसकी स्किल अच्छी है ना, उसके लिए कंपटीशन नहीं होता है। जिनकी स्किल्स थोड़ी सी वीक है या जो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी स्किल्स में सिर्फ आपका खुद का काम नहीं आता है, बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, अपने आप को मतलब आप कैसे प्रदर्शित करें, वो भी सारी चीजें आती हैं। अभी जैसे डोप मोशन का, मैंने एक बार मेरी उनसे बात हुई थी, सब जानते होंगे, निखिल पवार। तो उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला कि मुझे पता है मेरी कमजोरी क्या है, मैं सामने से किसी को पिच नहीं कर सकता। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि लोग मेरा काम देख करके आए और मुझे पिच करें या मुझे बोले कि मुझे आपसे काम करवाना है। तो इस मोटिव के साथ उन्होंने अपना काम जो है इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, सब जगह डालना स्टार्ट किया। और उनको ऑब्वियसली क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हुए। और एक अच्छा तरीका है। तो आपको पहले पता करना होगा कि आप किस चीज में अच्छे हो और किस चीज में नहीं हो, और जिसमें नहीं हो तो उसको छोड़ दो ना भाई। इम्प्रूव करेंगे उसको धीरे धीरे ऑब्वियसली। अब वो इस पॉइंट पे है कि वो मीटिंग भी करते होंगे, सब करते होंगे, अब कॉन्फिडेंस आ गया, राइट। पर वो ओवर द टाइम आया। तो जैसे मुझे पता है कि मेरे साथ ये दिक्कतें होंगी, मैं नहीं मत तो पहले तो समझ लो स्टेप वन में यही होना चाहिए कि यार मेरे से क्या होएगा, क्या नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, और उसके पहले विजुअलाइज कर लो जो जीरो स्टेप है। अब बात आती है कि अब हमारा जो स्किल है हम उसको इम्प्रूव करेंगे, वो तो ग्रेजुअली करेंगे ही करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप में यही हो गया, पहले विजुअलाइज करो। तो इसके मतलब पहले गोल सेट करो, फिर विजुअलाइज कर लो उसी के साथ में अपने आप को। इसके बाद अपने प्रोज एंड कॉन्स देख लो कि आप किया आपके लिए क्या बेटर अप्रोच रहेगा। और जब ये हो गया तो फिर तो पूरा रोड क्लियर ही है आपके लिए। अब जो भी आपके स्ट्रेंथ्स निकल के आए हैं उसके बेसिस पे, मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो कि आपने देखा है कि आप पिचिंग में अच्छे हो, आप राइट, अब कोई राइटर ही है, कॉपी राइटिंग में ही है कोई, तो ऑब्वियसली उसकी स्किल्स अच्छी होंगी कन्विंस करने की। तो आप अपवर्क पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्रपोजल्स लिखने होते हैं। तो आपको हायर चांसेस हैं, बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि बेचारे कोई और स्किल्स में है बट इतने अच्छे नहीं है कन्विंसिंग में, तो आपका चांस ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। कि लेकिन डिपेंड करता है कि आप अच्छे राइटर हो कि नहीं हो। ठीक है, अपने आप को राइटर बोलने में और सच में अच्छा राइटर होने में अंतर होता है। तो उसके कारण आपको वहां पे ऑर्डर मिल जाएगा। आपके लिए और क्या अप्रोच हो सकता है, तो आप लिंक्डइन पे अपने पोस्ट डाल सकते हो, तो लोग पढ़ेंगे, एंगेज करेंगे, और फिर वहां से आपको मिल सकता है। ये दो ऐसे मोटा मोटी अप्रोच बताए। इसके बाद अगर आप ब्लॉग राइटिंग में हो या किसी में हो, तो कहाँ पे आपकी सर्विस की नीड हो सकती है। तो ऑब्वियसली वेबसाइट जहाँ पर जाते हैं, तो जो भी वेबसाइट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, डायरेक्टली उनको कॉल करो। कॉल करके बात कर सकते हो, नहीं तो अगर शर्म आती है तो फिर ईमेल लिख सकते हो, तो उससे कन्विंस कर सकते हो उनको। तो ये कुछ तरीके होंगे, जब तुम्हें तभी पता चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके बेसिस पे तुम तरीके सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर मी, और हमेशा याद रखो यार, सबका तरीका अलग अलग होता है। उन्होंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया क्योंकि वो उसके साथ कंफर्टेबल थे, मैंने फाइवर पे स्टार्ट किया क्योंकि मैं उसके साथ कंफर्टेबल थी। कोई अपवर्क पे स्टार्ट कर रहा है क्योंकि वो शायद पिचिंग में अच्छा है और वो उसके साथ स्टार्ट कर रहा है। कोई इंसान सिर्फ लिंक्डइन पे डाल डाल के क्लाइंट्स ला रहा है, तो शायद उसको कंटेंट फनल का ज्यादा अच्छा नॉलेज है कि कैसे होगा। अभी ओवर द टाइम आएगा, लेकिन तुम एटलीस्ट सब में हाथ पांव मार लो तो तुमको समझ में आएगा कि यार ठीक है, मेरे लिए क्या काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है फिर हम उसमें पॉलिशिंग ला सकते हैं। क्योंकि तुमको खुद को नहीं पता है कि तुम्हारे लिए क्या काम करेगा। मतलब मैंने पहले बार में फाइवर नहीं सिलेक्ट कर लिया था, राइट। पहले और भी प्लेटफॉर्म्स देखे, नहीं समझ में आया, फिर फाइवर पे आया, फिर वो थोड़ा ठीक ठीक लगा, फिर उससे रिजल्ट्स मिलने लगे, तो फिर हम उधर रुक गए। तो ये सबके साथ यही होता है, अगर एग्जैक्ट पता होगा सब कुछ कि कैसे क्या होने वाला है, तो भगवान ही हो जाओगे। तो इस तरीके से पता कर सकते हो। यही प्रोसेस करना पड़ेगा एक एक करके, तभी रिजल्ट मिलेगा। और आखिरी में स्केलिंग करना, कि हम अब सस्टेनेबल कैसे बन सकते हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जितना भी है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख। तो वो कैसे अचीव करोगे, उसके लिए कितने क्लाइंट्स चाहिए हैं, क्या क्या सेल करना है, उसका लिस्ट विस्ट बना करके, और उस हिसाब से उसी रोड मैप पे चलो। तो अगर गोल होगा तभी चीजें अचीव होगी, अगर गोल नहीं है तो तुमको समझ में नहीं आएगा तुम कितना कमा रहे हो, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरीके से चलते जाओगे तो यही फ्रीलांसिंग रहेगा। मतलब अपने तुम्हारे लिए तुम्हारा पर्टिकुलर रोड मैप तुम खुद बनाओगे बेस्ड ऑन दी स्टेप्स। सो बेसिकली जो क्लाइंट पिचिंग का मेथड है वो सबके लिए अपना अपना हो सकता है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक कोल्ड ऑब्वियसली। ईमेलिंग से एक भी क्लाइंट कन्वर्ट नहीं किया है। लिखने में मजा बहुत आता है हम्म। और ट्राई भी बहुत किया है, लेकिन आज तक ये भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो वर्ड ऑफ माउथ या इंस्टाग्राम डीएम के थ्रू मेरे क्लाइंट आज तक कन्वर्ट हुए हैं। हम्म। ओके। तो श्रुति, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन तो सारे खत्म हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि कोई एडवाइस हम्म। हो, कोई वो चीजें हो, तो आप हमारी ऑडियंस को दे दें। मैं इतना बोला है, आपको सुन भी रहा हूँ इतनी आखिर तक। चलो ठीक है। आखिरी एडवाइस यही रहेगी मित्रों कि शुरू कर दो। ऐसे पॉडकास्ट देख लिया है अब आपने, आप मोटिवेट भी हो गए होगे, तो अब डिमोटिवेट मत होना। टाइम लगता है जर्नी में, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी
क्योंकि फ्रीलांसिंग जितनी ऊपर उतनी नीचे है। हम किसी का वीडियो देखा, किसी ने 1 करोड़ कमाया, हम खुश हो गए, हम भी कमाने लग रहे हैं। तो वो उसने कमाया है, उसने वो बता दिया उसने कितने साल में कमाया है, वो भी देखो बहुत टाइम लगता है। उस चीज को स्टैब्लिश करने में टाइम लग जाता है। मैंने आज 1 सेकंड नहीं लगा, मैंने बोल दिया 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, नहीं लगा ना। पर ये चीज मैं कर कितने साल से रही हूँ, मुझे 4 साल होने को आए हैं। और स्टार्टिंग के कुछ सालों में मैंने बूंद भर पैसे भी नहीं कमाए। तो वो चीज जर्नी में कंटिन्यू बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब फास्ट चीजें नहीं होती हैं, जितना सुनहरा दिख रहा है सब कुछ। हो सकता है किसी की किस्मत बहुत ही अच्छी हो और वो एकदम ही कर ले रहा है। तो आप अपने आप को इतना लकी समझ करके डिमोटिवेट मत होना। अपने आप को समझो कि ठीक है, हम नॉर्मल इंसान जैसे चल रहे हैं और आपका कंपटीशन आपसे खुद से ही है। मतलब दूसरे से किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि श्रुति इतना कमा रही है या फलाना इतना कमा रहा है, ढिमकाना, वो उसकी जिंदगी है भाई, वो कमाए जितना कमाना है। मैं कैसे कर सकता हूँ, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। दूसरे का देख करके ना कहीं नहीं जाता इंसान, बुरा ही होता है फिर। तो अपना देख लो थोड़ा सा, और अपना गोल सेट करके और फिर आगे बढ़ो। यही एडवाइस है। ओके, तो बेसिकली अपनी कहानी आपको खुद लिखनी पड़ेगी, श्रुति का कहना ये है। और श्रुति यस। फिर आप लगे हाथ लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए भी अपील कर दो, क्योंकि ये गेस्ट की बात ज्यादा मानती है मेरी ऑडियंस। हाँ भाई, कितने कितने लाइक का टारगेट दूं मैं? 1000 लाइक का टारगेट है, 500 कमेंट्स का टारगेट है, और सब्सक्राइबर्स तो भाई के हो ही गए 1000। तो तुम लोग जितने भी लोग दिख रहे हो सब दोबारा सही सब्सक्राइब करो, मम्मी पापा का फोन ले लेके भी। और अच्छे अच्छे कमेंट लिखो यार, मुझे भी टैग वैग करना, मेरे भी यूट्यूब चैनल पे आना। उत्कर्ष का भी चैनल जो है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो। अच्छा अच्छा कमेंट किया करो। जितने बच्चे कुछ पॉडकास्ट और भी हैं वो सब भी देख के आओ, कुछ कुछ अच्छे पॉडकास्ट डाले हुए हैं। तो सब सपोर्ट वपोर्ट करो भाई, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं एक दूसरे को प्यार देते हुए। ओके, सो थैंक यू श्रुति। सो जैसा कि श्रुति ने बोला कि उनके चैनल, इंस्टाग्राम यूजर नेम्स, लिंक्डइन का लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके उनके चैनल को भी चेक करो, और हमारे चैनल पे आ गए हो तो यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर ही देना। इतने तक पहुंचाया है, आगे भी आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा आई गेस। और तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।